नमस्कार, मैं विजय प्रताप राव अपने YouTube चैनल राव जीएस एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज यूपीपीसीएस 2023 जीएस 1 के पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्न होंगे। सीरीज बी में 7वें नंबर पर क्वेश्चन था, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। पहला है प्रारूप समिति की नियुक्ति। दूसरा, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया। तीसरा, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। चौथा, संविधान सभा की प्रथम बैठक। इसमें कह रहा है कि पहले गतिविधि से आखिरी गतिविधि तक, मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन बाद में। तो सबसे पहले इसकी तिथि को देख लेते हैं। पहला है प्रारूप समिति की नियुक्ति। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुआ था, 47 को। दूसरा है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 49, ठीक है, 49। तीसरा, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, यानी कब लागू हुआ था, ये हुआ था 1950 में। चौथा है संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी 46। अब कह रहा है कि इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक, यानी चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन इसमें कहाँ है? बी और सी में। इसका मतलब पहला और चौथा, ए और डी तो बिल्कुल यहाँ से खारिज हो गए। बी और सी में ही कोई सही हो सकता है। सबसे आखिरी गतिविधि देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, यानी लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950। तो ये हो रहा है तीसरा। तो बी में पहला नंबर पर चौथा है सबसे पहले, और सबसे आखिरी तीसरा, यानी 1950। इसका मतलब बी सही है। डायरेक्ट यहीं से देख लेंगे। अगर एक एक मिलान करेंगे तब भी हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक, चौथा। फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति 47, जो कि पहले नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा बी में। और भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया 49, यह तीसरे नंबर पर आ गया, सेकंड। और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि 1950, यह तीसरा नंबर आ गया चौथे नंबर पर बी सीरीज में। तो इसमें आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात पूछ रहा है कि पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है। पहला ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग। दूसरा, पंचायती राज आयोग। तीसरा, राज्य निर्वाचन आयोग। और चौथा है राज्य व्यवस्थापिका। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव कराता है। भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कराता है, ठीक है। और राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वह स्थानीय स्वशासन में जो नगर पालिकाएँ हैं, यानी म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायती राज, इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। अगला है
पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अशोक मेहता समिति की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात बलवंत राय मेहता की समिति बोली थी। अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय की जगह पर द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की थी। तो पहला ऑप्शन यहाँ सही है। दूसरा है राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। यह गलत है, क्योंकि अशोक मेहता समिति ने खंड को नहीं बल्कि जिला को प्रथम बिंदु के रूप में माना था। तो एक सही है, दूसरा गलत है। अब ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं। इसमें बी में दिया है केवल एक। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर क्या है? केवल एक, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिया गया है और उस अनुच्छेद के तहत किस आयोग की व्यवस्था की गई है यह सुमेलित करना है। ए है अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 315, सी अनुच्छेद 280, डी अनुच्छेद 338। यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है और सूची बी में निर्वाचन आयोग चौथे स्थान पर है। तो ए में चौथा कहाँ है? ए में चौथा यहाँ डी पर है। ठीक है, यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। पहले अनुच्छेद 324 हो गया निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, और 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, तो इस तरह से ए हो गया चौथे नंबर पर, बी हो गया तीसरा नंबर, सी हो गया दूसरा नंबर और डी हो गया पहले नंबर पर, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर पूछ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। मीरा कुमार प्रथम महिला हैं जिनको लोकसभा स्पीकर बनाया गया था। इसके पहले कोई भी महिला लोकसभा में स्पीकर नहीं चुनी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? पहला, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। संसद को अधिकार है कि वह सम्मिलित पदों का सृजन कर सके। दूसरा ऑप्शन, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। यह भी सही है। संसद को अधिकार दिया गया है कि स्टाफ की सेवा शर्तें वो विनियमित करें। तो इसमें एक और दो दोनों सही है। यहाँ ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर इसमें डी है, 1 और 2, यानी दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है, मतलब डी सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण आर है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। इसमें पहला देखते हैं, कथन ए, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, ये बात सही है। और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। मतलब अभिकथन ए सही है। राष्ट्रपति उस राज्य से उसका मत जानने के लिए राय मांगता है और इसके लिए एक टाइम फिक्स होता है, उस समय सीमा में ही उस राज्य के विधानमंडल को जवाब देना होता है, अपना राय देना होता है, तो ये तो सही है। अब इसमें कारण आर, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, यह बिल्कुल सही है। उस राज्य द्वारा जो भी प्रस्ताव दिया जाएगा, जो भी राय दिया जाएगा, उसको मानने के लिए राष्ट्रपति के लिए अनिवार्यता नहीं है, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है, तो कारण आर भी सही है। अब ऑप्शन देखते हैं आगे। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है किंतु आर सत्य है, ए बिल्कुल गलत हो गया ऑप्शन। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। और डी में है ए सत्य है किंतु आर गलत है। यहाँ तो दोनों सत्य हैं, तो ए और आर दोनों सत्य हैं। अब ये देखना है कि व्याख्या करता है कि नहीं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जो कारण आर है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन कथन ए से कोई टैली नहीं करता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो, ये बिल्कुल सही है। भारत में संविधान के तहत अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद के बारे में व्यवस्था की गई है और वहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता के लिए दो बातें हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा, वह 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य कर चुका हो, यानी कम से कम 5 साल जज के रूप में कार्य करना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। अगर वो न्यायाधीश नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक उसको वकालत करने का अनुभव हो। अगर यह भी नहीं है तो राष्ट्रपति के नज़र में कानून का पारंगत व्यक्ति हो। तो पहला, एक तो भारत का नागरिक हो, और दूसरे में है या तो 5 साल तक जज के रूप में काम किया हो किसी हाई कोर्ट में, या 10 साल तक वकील के रूप में, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का विशिष्ट जानकार व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है और इस योग्यता वाले व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, यह गलत है।
क्योंकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे उनको पद से हटा सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग के तहत हटाया जाता है। तो यहाँ पर ये सही है और पहला पॉइंट सही है, दूसरा गलत है। अब ऑप्शन देखते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर है केवल एक, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, केवल एक सही है। ऐसे भी आप क्वेश्चन छांट सकते हैं। इसमें 2 नंबर वाला पॉइंट गलत है, तो ए में न तो 1 न तो 2, ये तो वैसे भी गलत हो गया। बी में केवल 2 गलत ही है, तो ये गलत हो गया। सी में 1 और 2, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अगला, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रीट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रीट का प्रयोग कर सकती है। यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। दूसरा है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यह भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 139 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि इन रीटों को जारी करने के लिए किसी और न्यायालय को या किसी संस्था को यह पावर दे सकता है, बशर्ते वह सुप्रीम कोर्ट से द्वेष भावना रखते हुए ऐसा न करे जिसमें उच्च न्यायालय सम्मिलित नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय को पहले से ही संविधान के अनुच्छेद 226 द्वारा इन रीटों को जारी करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 139 के तहत संसद को यह अधिकार है कि ये 5 प्रकार का रीट जारी करने के लिए किसी और को भी नियुक्त कर सकता है। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही देखते हैं। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन दोनों सही था, तो इसमें आ जाएगा डी, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। यह सीधा 1919 भारत शासन अधिनियम, इसके तहत यह व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। यह बिल्कुल सही है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य चुन करके जाते हैं। दूसरा है, लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। यह भी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य लोकसभा में चुन करके जाते हैं, यानी दोनों ऑप्शन सही है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य यूपी से ही जाते हैं, क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन दोनों सही है, तो यहाँ पर डी होगा, दोनों 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। यह सीधा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही
देते हैं। अगला, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। यह बिल्कुल गलत है, पहला गलत हो गया, क्योंकि एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य हैं, मतलब 5 लोग होते हैं। एक अध्यक्ष हो गया, 4 उसके साथ सहयोगी मेंबर हो गए, 5 लोग इस आयोग में होते हैं। यह अनुच्छेद 280 के तहत गठित होता है वित्त आयोग, अनुच्छेद 280। दूसरा है, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। यह भी गलत है, क्योंकि वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो 1 और 2 दोनों गलत है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, ये तो दोनों गलत हो गया। आगे है, न तो 1 न ही 2, यानी कोई भी सही नहीं है। सही उत्तर का चयन कीजिए, न तो 1 ना ही 2। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? पहला है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। एक विधान परिषद में, भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पर 2 सदन हैं, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो कह रहा है कि एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। यह बिल्कुल सही है। विधानसभा के सदस्य संख्या के 1/3 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, लेकिन 1/3 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। तो 1 बिल्कुल सही है। दूसरा है, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। यह भी बिल्कुल सही है। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मिनिमम 40 से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम 40 तो होना ही चाहिए। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए है दोनों, 1 तथा 2, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? पहला देखते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। अनुच्छेद 71 में यह व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई भी हो, उसके चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो यह सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करेगा और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम और मान्य होगा। तो यहाँ ऑप्शन 1 है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होंगे। ठीक है, तो अगर उपराष्ट्रपति का अगर पद है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगर उसको शून्य घोषित किया जाता है, मतलब उसके चुनाव को अवैध घोषित किया जाता है, तो व्यक्ति उपराष्ट्रपति तो अब नहीं रहेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में जितना भी वो काम कर चुका है वह मान्य होगा, सारे कार्य मान्य होंगे। तो ऑप्शन 1 सही है। अब दूसरा ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार का घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति के रूप में, ठीक ना, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। यह गलत है। ठीक है,
क्योंकि उस दिन मान लीजिए कि अगर दोपहर बाद कोई सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आता है जिसमें उपराष्ट्रपति के पद को अमान्य घोषित किया जाता है और दोपहर तक ढेर सारे फाइल उपराष्ट्रपति साइन कर चुके हैं, बहुत सारे काम कर चुके हैं, तो वह मान्य होगा, उसको शून्य नहीं घोषित कर सकते। तो इस तरह से ऑप्शन 1 सही है, 2 गलत है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ सही है केवल 1 और 2 गलत है, यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पूछ रहा है पहला अधिकरण भाग 11, यहीं से मतलब यही सही सुमेलित नहीं हुआ है, क्योंकि अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स, इसकी व्यवस्था की गई है संविधान में अनुच्छेद 14A के तहत। ठीक है, 42वां संशोधन किया गया था 1976 में। उस समय अधिकरण की व्यवस्था की गई थी 14A में, और यहाँ पर दिया है 11, और 11 में केंद्र और राज्य का संबंध दिया गया है, तो यहीं पर ये सुमेलित नहीं है। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, ये तो सही है, सुमेलित है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10, ये भी सही सुमेलित है। राजभाषा भाग 17, यह भी सुमेलित है। मतलब पहला सुमेलित नहीं है, और यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब ए सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपका हो गया, नीचे 2 कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा तीनों को मिलाकर के संसद कहेंगे। यानी संसद में कौन कौन आएगा, संसद का अंग कौन है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और यहाँ कह रहा है अभिकथन राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही है। कारण आर, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, ये बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई भी बिल जब पास हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाता है अनुच्छेद 111 के तहत, और जब राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं तभी वह विधेयक अधिनियम का रूप बनता है। जब तक राष्ट्रपति का साइन न हो तो वह पारित बिल ही रहेगा, एक्ट नहीं बनेगा। जब राष्ट्रपति की सहमति हो जाएगी, साइन हो जाएगा, तो वह एक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। अभी कह रहे नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए सत्य है किंतु आर गलत है, गलत हो गया। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यहाँ पर बी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। व्याख्या ये करता है कि संसद द्वारा कोई भी विधेयक जब पास होगा तो उसको राष्ट्रपति का साइन होना अनिवार्य है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का भाग है। अगला क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची जो विषय है सही सुमेलित नहीं है? 12 अनुसूचियां हैं। अब अनुसूचियों से संबंधित कुछ प्रावधान है आगे, कौन सुमेलित है कौन नहीं यह छांटना है। ये है 9वीं अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो स्टार्टिंग यही सुमेलित नहीं है। 3री अनुसूची, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप,
ये तो सही है। 8वीं अनुसूची भाषाएं, ये भी सही है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, ये भी सही है, क्योंकि 52वें संशोधन द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, भूमि सुधार, जो पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन 4थी अनुसूची में दिया गया है, इसलिए 9वीं अनुसूची जो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन लिखा है यह सुमेलित नहीं है। और यहाँ पूछा है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ए। तो यहाँ पर आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ दे रहा है कि अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है, तो ये तो सही है कि अनुच्छेद के तहत, जो कि अनुच्छेद है 108, इसके तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। दूसरा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग इंग्लिश वाले की तरफ चलते हैं। यहाँ दिया है आर्टिकल 109 प्रोवाइड्स फॉर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। अब देखिए यहाँ पर 109 दिया है, जबकि हिंदी वाले में कोई आर्टिकल का उल्लेख नहीं किया गया है, सिर्फ अनुच्छेद लिख दिया, कोई आर्टिकल नंबर नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन इंग्लिश वाले में अगर देखा जाए तो एक गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 109 में ज्वाइंट सीटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ज्वाइंट सीटिंग की व्यवस्था तो अनुच्छेद 108 में है, तो ये एक वाला गलत हो गया। इसमें दूसरा है द स्पीकर प्रिसाइड्स द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो ये सही है। तो इसमें सिर्फ दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा सही। यहाँ ऑप्शन दिया है नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, तो यहाँ कौन सा सही है? केवल 2, मतलब ऑप्शन सी सही है। हिंदी वाले लोग इसीलिए कुछ धोखा खा जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? अनुच्छेद 20 जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इसमें 3 बातें दी गई है, दोहरे दंड से बचाव, स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने पर निषेध, और जिस समय जो अपराध हो रहा है या जो कार्य हो रहा है उस समय उस कार्य को करने के लिए किसी दंड का विधान नहीं है, तो बाद में कोई कानून बना करके उसको दंडित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ए में दिया है दोहरे दंड की धारा, तो अनुच्छेद 20 में यह है। बी स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, ये भी है। यातना के विरुद्ध निषेध, यह नहीं है। डी है कार्योत्तर विधि, यानी कार्य के समय जो विधि होगा उसी के तहत उसको दंड दिया जा सकता है, बाद में विधि बना के नहीं। और यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, मतलब सी अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। अगला अगला है निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य सरकार जिस हिसाब से अपने राज्य का काम देखती है, राज्य व्यवस्थापिका को जो पावर मिला होता है अपने राज्य की व्यवस्था देखने के लिए, वैसे ही ग्राम लेवल पर यानी स्थानीय स्वशासन के लिए
ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत को भी मिली हुई है। और यहाँ कह रहा है इनके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। तो ग्राम सभा को वही अधिकार प्राप्त है जो राज्य व्यवस्थापिका को राज्य के लेवल पर है और इसको अपने गांव के लेवल पर है। तो पहला सही है। दूसरा है इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, ये गलत है। ये राज्य सरकार अपने हिसाब से हैंडल करता है। अगला है यह एक स्तर की सभा है, यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। ये बिल्कुल सही है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है और जितने लोग उसमें वोटर होते हैं उनको मत देने का अधिकार होता है, ऐसे लोगों को मिलाकर के ही ग्राम सभा का निर्माण होता है। तो ये बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन देखते हैं कि ये क्या पूछ रहा है। एक करें ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा कि बी सत्य नहीं है, ठीक है, बी सत्य नहीं है। अगर डी पर जाते हैं तो ये कह रहा है ए तथा सी, और ए और सी तो दोनों सही हैं, मतलब बी सही नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन ऐसा है प्रावधान जो डीपीएसपी और मूल कर्तव्य दोनों जगह उपलब्ध है। अब यहाँ पर देखेंगे उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यह डीपीएसपी में है। समान नागरिक संहिता, यह भी डीपीएसपी में है। और अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, यह मूल कर्तव्य में है। डी है पर्यावरण का संरक्षण, तो यह दोनों जगह पर है, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है, यानी मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व दोनों जगह मौजूद है, कौन सा कथन। तो यहाँ पर पर्यावरण का संरक्षण नीति निर्देशक तत्व में भी दिया गया है और मौलिक कर्तव्य में भी यह व्यवस्था की गई है। बाकी उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना और समान नागरिक संहिता डीपीएसपी में है, यानी नीति निर्देशक तत्व में। और अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, यह 11वें नंबर पर मूल कर्तव्य है अभिभावक के लिए, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है, कि मतलब उनका एक जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को स्कूल भेजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। इसमें 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष और 15 वर्ष का ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, 15 वर्ष, ठीक है। अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343 में व्यवस्था है कि 15 वर्ष के लिए यह अंग्रेजी भाषा का उपयोग चलता रहेगा। इसके पहले भी राष्ट्रपति चाहें तो इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। वैसे शुरुआत में संविधान शुरू होने से 15 वर्षों तक के लिए अंग्रेजी भाषा संघ के सरकारी उद्देश्यों हेतु उपयोग में रहेगी, जैसे पहले उपयोग में जिन जिन कामों के लिए रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 वर्ष सही है। मुझे उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत नज़र आए, न समझ में आए, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं और भी डिटेल में उसको समझा दूंगा। धन्यवाद।